नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है हमारे 10th क्लास का 10वीं का 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर हमारा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप ये जो महाद्वीप है उसमें किस प्रकार से राष्ट्र की भावना है वो जागृत होगी। इसका पूरे पाठ में जो सारांश है हमारा, क्या क्या इस पाठ की तरफ चीज़ें आएंगी, क्या क्या हमें पाठ में पढ़ने को मिलेगा, कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, वो हम बारीकी से पारिवारिक देखते चलेंगे। पहला टॉपिक हमारा रहता है फ्रांसीसी क्रांति तथा राष्ट्र राज्य का गठन। अब फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र राज्य का गठन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में हुई। आपने 9th क्लास के में पढ़ा होगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई। और इस क्रांति से क्या राष्ट्र राज्य का गठन हुआ। जब राष्ट्र राज्य का गठन, यूरोपीय जो महाद्वीप है वो एक बहुत बड़ा महाद्वीप है और उसके छोटे अनेकों देश थे और अनेकों देशों में क्या है निरंकुश शासक थे, उनका साम्राज्य था। और इनसे मुक्ति पाने के लिए फ्रांस में शुरुआत हुई क्रांति की। और क्रांति के बाद धीरे और फ्रांसीसियों की सहायता से पूरी यूरोपीय महाद्वीप में जितने भी छोटे देश थे उन देशों में क्रांति का वेग बदलना शुरू हो गया था। और अब क्या आता है? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी और इस क्रांति से लोगों में राजतंत्र जो निरंकुश शासक थे उन निरंकुश शासकों को मुक्त कराया गया और एक नया राष्ट्रीय राज्य का गठन किया गया। अब फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या हुआ? 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसमें क्या हुआ? क्रांति के बाद जो जितने भी राजतंत्र थे, निरंकुश शासक थे, जितने भी राजतंत्र थे, निरंकुश शासक थे, उनसे मुक्त कराया गया। यूरोप के महाद्वीप की छोटे साम्राज्य थे उनको मुक्त कराया गया तथा एक राष्ट्र राज्य का गठन किया गया, एक पूरे राष्ट्र राज्य का गठन किया गया। और इस राष्ट्र गठन करने के लिए बहुत अनेकों बात सामने आएंगी। निरंकुशवाद, ये निरंकुशवाद क्या है? निरंकुशवाद क्योंकि राजतंत्र निरंकुश शासक थे, निरंकुशवाद से बना है निरंकुशवाद। एक ऐसी शासन व्यवस्था, निरंकुश शासन का मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जिस शासन व्यवस्था में किसी भी सत्ता, उसकी जो सत्ता है, जो जहाँ का वो शासक है, उस शासक पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध है, अंकुश है, नहीं लगाया जा सकता। वो उस सत्ता का मालिक होता है। वो अपने निर्णय लेता है, जनता में फैसले अपने आप करता है, किसी प्रकार की किसी भी दबाव को वो नहीं मानता है। होता है निरंकुशवाद। क्या है? ऐसी शासन या शासन व्यवस्था, सरकार या शासन व्यवस्था जिस पर किसी प्रकार का कोई भी अंकुश नहीं लगाया जा सकता, वह अपने मन की अपने आप करता है। इसी प्रकार रहता है कल्पनादर्श। इसका एक नाम हो गया है यूटोपिया। कल्पनादर्श का नाम हो गया, क्या लिया है? यूटोपिया नाम दिया गया है। इसे क्या करें? इसे ऐसी आदर्श समाज की कल्पना करना, ऐसे समाज की कल्पना करना जिस समाज के अंदर सभी जितने भी व्यक्ति समाज के अंदर हैं वो सम्मान हो। लेकिन क्या कहा गया है? कल्पना की गई यहाँ पर, कल्पनादर्शी नाम है कल्पना। ऐसी ही समाज की कल्पना करना जिसका साकार होना बहुत कठिन है, साकार नहीं हो सकता। ऐसी शासन व्यवस्था को क्या कहा गया है? कल्पनादर्श। का नाम ही टूट गया है यूटोपिया। ये ऐसी शासन व्यवस्था का हमें कल्पना करनी है कि इसी शासन में सभी लोग सम्मान हों। तो इसका ऐसी समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती। तो उसे क्या कहा गया है? इसका साकार होना बहुत ही असंभव, तो लगभग असंभव के लगभग हो ही नहीं सकता ऐसा। अगला है नेपोलियन की नागरिकता। बहुत अच्छा नाम, नेपोलियन। फ्रांसीसी क्रांति में हम ढूंढता है नेपोलियन, ठीक है, बहुत बड़ा शासक हुआ है ये नेपोलियन। और इसके किसने एक अपनी नागरिक संहिता बनाई। क्या बनाई थी? नागरिक संहिता बनाई थी। इसे को नाम और देते हैं नागरिक नेपोलियन नागरिक संहिता 1804 में इसको इसने नागरिक संहिता है वो तैयार की गई थी। ये संविधान बना रहे अपना, जहाँ पर जिस जगह पर नेपोलियन ने अपना साम्राज्य स्थापित किया वहाँ पर किन कानूनों को उन्होंने लागू किया। उन कानूनों को क्या नाम दिया है? नागरिक संहिता। तो यहाँ नेपोलियन ने अपने एक नागरिक संहिता बनाई थी और जिस पर उन्होंने क्या किया? जन्म पर आधारित जितने भी अधिकार थे, जन्म पर जिस परिवार में जन्म लेता है, कुल में जन्म लेता है, उसके जो विशेषाधिकार होते हैं उनको उन्होंने समाप्त कर दिया।
जितने विशेषाधिकार थे उन्हें समाप्त कर दिए। बहुत सी चीज़ें थी, जब आगे पाठ में पूरा चैप्टर में आएंगे नेपोलियन के पूरे विषय में पढ़ेंगे क्या क्या नहीं लागू किए। उन्होंने कर मुक्त कर दिया था, अपने क्षेत्र में जो कर थे सीमाधिकार थे वो कर दिए थे, और जो मुद्रा थी, मुद्रा के भी अनेकों प्रकार थे, मुद्रा के अनेकों प्रकारों को भी उन्होंने खत्म किया था। बहुत से आगे नेपोलियन के विषय जो पूरा पढ़ेंगे तभी नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या चीज है? राष्ट्र के प्रति प्रेम, यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, गौरव की अनुभूति को क्या कहा गया है? राष्ट्रवाद कहा गया है। तो राष्ट्रवाद का क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद, अपने देश के, अपने यूरोप के जो राष्ट्र थे उनके प्रति प्रेम की भावना, प्रेम की अनुभूति का होना, तो राष्ट्रवाद कहा जाता है। अब आता है किसी राष्ट्रवाद उदारवाद, उदारवादी राष्ट्रवाद, उदारवादी राष्ट्रवादी। उदारवाद कौन, उदारवादी कौन थी? इन लोगों के बारे में उदारवादी राष्ट्रवाद ये क्या, कौन से लोग थे? उदारवादी राष्ट्रवाद में व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष बराबरी, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, अपनी मर्जी से वो कार्य करे, अपनी मर्जी से व्यापार करे, व्यवहार करे, और कानून के समक्ष कोई ऊंच नीच ना हो। गरीब के लिए वही कानून हो और पैसे वाले के लिए वही कानून हो। हर प्रकार के व्यक्ति के लिए कानून के समक्ष क्या हो? बराबरी हो। और वो कैसी सरकार पर अपने विचार शामिल करते थे? जो सरकार किसकी सरकार हो, ऐसी सरकार बनाने के लिए वो अपनी सहमति करते थे जो सरकार जनता के द्वारा, जनता के लोगों द्वारा चुनी गई। ऐसी सरकार को वो जोर देते थे, ऐसी सरकार बनाना चाहते थे। क्या कहा था? उदारवादी राष्ट्रवादी। उदारवादी राष्ट्रवादी कौन से लोग थे? जिन लोगों के द्वारा, जिन लोगों ने स्वतंत्रता की मांग की कि हर स्वतंत्र होना, हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, कानून के समक्ष सब बराबर होने चाहिए, कानून के समक्ष कोई भी व्यक्ति है वो ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। अपराध कोई गरीब व्यक्ति करता है तो उसको सजा वही मिलनी चाहिए, और वही अपराध कोई अमीर व्यक्ति करता है तो उसको वही सजा मिलनी चाहिए। और उन्हें ऐसी सरकार पर जोर दिया गया था जो ये कार्य सभी को स्वतंत्रता दे, कानून के समक्ष बराबरी प्रदान करे और लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है वो हो। अब अगला एक नाम आया है जोसेफ मैस्तिनी। जोसेफ मैस्तिनी ये व्यक्ति कौन था? जोसेफ मैस्तिनी यूरोप के था, इटली देश हमारा। जोसेफ मैस्तिनी में 1807 में इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था इसका? 1807 में जन्म हुआ। इनका कहाँ पर हुआ था? जेनेवा में। कहाँ पर हुआ था? जेनेवा में। लगभग पूछ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। जोसेफ मैस्तिनी इसका जन्म हुआ था 1807 में। कहाँ पर हुआ था? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पर है? इटली में। इटली में इसका जन्म हुआ था। एक जगह का नाम है जेनेवा, वहाँ पर इसका जन्म हुआ 1807 में। ठीक है, ये क्रांतिकारी था, बहुत बड़ा क्रांतिकारी था। और इसने इटली को स्वतंत्र कराने के लिए, इटली में निरंकुश शासन को खत्म करने के लिए 2 भूमिगत संगठन बनाए। क्या बनाए? 2 भूमिगत संगठन बनाए। उन दोनों संगठनों का क्या नाम था? मर्से में यंग इटली, मर्से में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप। अब 2 भूमिगत संगठन, मार्से में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप, ये 2 उन्होंने क्या बनाए थे? भूमिगत संगठन बनाए थे। ऐसे संगठन थे इनमें जो कार्यकर्ता जितने भी सैनिक थे वो हर प्रकार से जोसेफ मैस्तिनी की सहायता करते थे। कहीं भी लड़ाई भड़काते थे, कहीं भी कुछ होते थे। क्रांतिकारी लोग थे, सब इनमें क्या थे? क्रांतिकारी लोग थे, जिनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना थी, अपने देश के प्रति प्रेम था। और ये हर प्रकार से जोसेफ मैस्तिनी के साथ थे और ये भूमिगत संगठन थे। अगला हमारा क्या है? क्रांतियों का युग। अब क्रांतियों का युग शुरू हो जाता है। क्रांति शुरू हो गई, युग क्रांति शुरू हो गया है क्रांति। अब क्रांति की भावना को देखते हुए फ्रांस के लोगों ने क्रांति आरंभ करती है। तो यूरोप जो देश थे, अरे यूरोपीय महाद्वीप है, यूरोप के छोटे छोटे और भी देश बहुत से हैं। हिमालय यूरोप है वो पश्चिमी यूरोप के पश्चिम भाग में पड़ता है। अभी यहाँ पर इतने ज़्यादा प्रभावित तरीके से क्रांति हुई
क्योंकि प्रभावित हो गए लोग, यहाँ पर क्रांति हो गई तो हम भी अपनी क्रांति से निरंकुशतावाद को खत्म कर सकते हैं। तो फ्रांसीसी लोगों ने इन लोगों को सहायता भेजी, इन लोगों से आग्रह किया कि आप हमारे साथ लेकर के हम आपका साथ देंगे और आप हमारे साथ जो है अपने आप को निरंकुशतावादी शासकों से छुटकारा पा सकते हैं। उन्होंने हर संभव प्रयास किया और इन लोगों ने, जो फ्रांस के जो लोग थे, उन्होंने अन्य देशों में, यूरोप के अन्य देशों में अपनी सेनाएं भेज करके उनका सहयोग प्राप्त किया। और इन लोगों में भी, जो अन्य देश के जो लोग थे, इन्होंने भी क्या किया, बढ़ चढ़ करके बड़े स्वागत से फूलों की माला डाल करके, फूल रखे करके इनका यूरोपीय लोग, फ्रांस के जो लोग थे, उनका स्वागत किया, इनकी सेना का स्वागत किया। और इनके सहयोग से पूरी इटली, पूरी यूरोप के अंदर, यूरोपीय महाद्वीप के अंदर क्या है, एक राष्ट्रवादी की भावना पैदा हो गई। राष्ट्र के विचार लोगों के मन में आने लगे। अब ये क्रांति का युग शुरू हो गया 1830 से 1848। ये 1830 से 1848 के बीच का युग है, वो क्रांतियों का युग कहा जाता है। अनेकों क्रांतियाँ हुई, पूरे यूरोपीय महाद्वीप में क्रांतियों का युग बदलना शुरू हो गया था। और इनका जो नेतृत्व था, जो क्रांति हुई थी 1830 से 1848 के बीच में, इनका जो नेतृत्व किसने किया था, उदारवादी राष्ट्रवादी ने। किसने किया था, उदारवादी राष्ट्रवादी ने। ठीक है ना, ये उदारवादी लोग कौन थे, ये उदारवादी लोग वही लोग थे जो समानता का जिक्र करते, वे लोग समान हो, सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, कानून के समक्ष बराबरी हो, सरकार कैसी हो, ऐसी सरकार हो जो जनता के समक्ष, जनता के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार हो, जनता के हित में कार्य करने वाली सरकार हो। तो उदारवादी ने क्या क्या बात समर्थन किया, बढ़ चढ़कर भाग उन्होंने इसका नेतृत्व क्या क्रांति का। और 1830 में क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति, 1830 में फ्रांस में क्रांति हुई, जिसमें क्या हुआ, पहले जो फ्रांस में था वो बुर्बो शासक था, बुर्बो वंश का शासक था। बुर्बो जो शासक वंश के शासक थे, वो यहाँ पर अपना राज्य स्थापित किए। तो उन्होंने क्या किया, वंश के शासक को यहाँ से हटा दिया और हटा दिया इसको। वंश के शासकों ने 1830 में फ्रांस के लोगों ने इसको उखाड़ फेंका। अब इसकी देखते देखते 1830 में यूनान में स्वतंत्रता का संघर्ष हो गया और 1835 में यूनान है वो स्वतंत्र नहीं हो गया। 1821 में अपनी वहाँ के राष्ट्रवादी लोग, स्वतंत्रता संघर्ष के क्रांतिकारी जो लोग थे, उन्होंने बिगुल बजाया स्वतंत्रता के लिए और 1832 में यूनान स्वतंत्र हो गया। तो ये फ्रांस के लोग में, राष्ट्रवादी लोग में किस प्रकार से क्रांति हुई, किस प्रकार से इस क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ा, इसका वर्णन हम अगले भाग 2 में करेंगे। बाकी बचता हुआ और जो भी चीज़ अच्छी प्रकार से इसको 2-3 बार अध्ययन करना और किताब, हमारी जो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनको रीड करना और ज़्यादा आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा।